हेलो दोस्तों। आज हमारी जो हरियाणा जीके की क्लास नंबर 3 है। और इस जो पिछली क्लासें हमने ली थी उसमें हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में समझा था कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास कैसा था। तो उसको अभी हम मैंने आपसे कहा था कि हम अभी थोड़ी सी के लिंक सा इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से हरियाणा जीके पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हम दो तीन क्लासों में एक एक स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे कि हम एक जीके को पढ़ते किस प्रकार से। तो उसी कड़ी में आज हम हरियाणा का उदय को देखते हैं कि हरियाणा का उदय हुआ किस प्रकार से था। तो हम हरियाणा का उदय की जो ये हरियाणा है इसका उदय किस प्रकार से होता है। तो हम 1858 में क्या 1857 की जब क्रांति हुई थी उससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वे क्या करती है कि हरियाणा को जो पंजाब प्रांत था उसमें शामिल कर देती है। तो 1858 से पूर्व हम हरियाणा का उदय पढ़ रहे हैं कि हरियाणा का उदय किस प्रकार से हुआ है। तो 1858 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हिस्सा था। तथा 1857 की जब क्रांति होती है तो 1857 क्रांति के बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए प्रशासन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसको पंजाब प्रांत में शामिल कर देती है। तो 1858 में हरियाणा को पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना दिया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा पंजाब से पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो पंजाब में मिलने से पहले या 1858 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तथा फिर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि 1800 हरियाणा को पंजाब प्रांत में या पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था। हरियाणा को पूर्वी पंजाब का हिस्सा 1858 में बनाया गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तथा अब हम ये देखते हैं कि हरियाणा को फिर पंजाब से अलग करने की फिर हरियाणा पंजाब में शामिल हुआ 1858 में। तथा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। तो हम ये देखते हैं कि हरियाणा को पंजाब से जब इसको अलग होता है हरियाणा, तो इसको अलग करने के लिए कौन कौन से आंदोलन कौन कौन सी आंदोलन किए जाते हैं तथा किन किन राजनेताओं का या पॉलिटिशियन का या पार्टियों का योगदान होता है हरियाणा को पंजाब से अलग करवाने में। तो इसी कड़ी में जब हम देखते हैं तो 1925 में क्या होता है, एक दिल्ली में एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। दिल्ली में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग थी उस समय, तो अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी वे उसका एक अधिवेशन होता है दिल्ली के अंदर, उनकी मीटिंग होती है। तो वे जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर मुस्लिम लीग का, उसमें जो स्वागत समिति थी, स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वे बनाए गए थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन स्वागत समिति का अध्यक्ष थे। स्वागत समिति के ये स्वागत समिति का अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या करते हैं, इस मीटिंग के अंदर जो मुस्लिम लीग की मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर 1925 में, इस मीटिंग के अंदर ये डिमांड करते हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर इसको दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। क्योंकि जो हरियाणा, अब उसने ऐसा इसलिए कहा था पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, क्योंकि हरियाणा के जो लोग थे, इनकी जो संस्कृति थी, इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इनकी बोलचाल, वे दिल्ली से मिलती जुलती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है इसको दिल्ली में शामिल कर दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1925 में हरियाणा को दिल्ली में मिलाने के लिए हरियाणा को पहली बार डिमांड किसने की थी। तो पीरजादा जो मोहम्मद हुसैन स्वागत समिति का अध्यक्ष थे, उसने हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। इसके बाद फिर समय बदलता है और फिर 1947 में जब देश आजाद होता है तो उस समय भी हरियाणा को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में उसको स्थापित करने की मांगे चल रही थी, कुछ आंदोलन भी हो रहे थे। तो इसी कड़ी में जब यहाँ के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भीमसेन सच्चर क्या करते हैं, इस मसले को हल करने के लिए, हरियाणा और पंजाब को जो ये मसला उलझा हुआ था कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, क्योंकि हरियाणा में क्या है, पंजाबी जो लैंग्वेज थी वे यहाँ की सरकारी भाषा थी। हरियाणा और पंजाब दोनों की जो सरकारी भाषा थी स्कूलों में और गवर्नमेंट की जो ऑफिस थी, चाहे वे जुडिशरी हो या वे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, तो वहां पर पंजाबी भाषा प्रथम भाषा पंजाबी थी। तो यहाँ के जो हरियाणा के लोग थे, इनको इस लैंग्वेज को समझने में बड़ी कठिनाइयां आती थी। तो अपने जो सरकारी कागजात या कामकाज होते थे उनमें उन कार्यों को करने में बहुत दिक्कतें होती थी।
तो इस वजह से भीमसेन सच्चर जब पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये एक सच इस मसले को हल करने के लिए, हरियाणा और पंजाब के मसले को हल करने के लिए ये एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो ये फॉर्मूला लाते हैं, उस फॉर्मूले के तहत ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब है, पूर्व वाला हिस्सा है हरियाणा और पश्चिम वाला हिस्सा था वह था पंजाब। इन्होंने कहा भीमसेन सच्चर ने कि हरियाणा और पंजाब को स्टेट एक रहने दे, लेकिन इनको दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दे, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र जो होगा वहां की जो स्कूलें होंगी, वहां के जो ऑफिसेस होंगी, वहां पर हिंदी भाषा प्राथमिक भाषा मानी जाएगी, पहली भाषा मानी जाएगी, तथा पंजाबी को दूसरी भाषा माना जाएगा। इसी प्रकार से जो पंजाबी क्षेत्र होगा वहां पर पंजाबी पहली भाषा होगी और हिंदी दूसरी भाषा होगी। तो इन्होंने इस प्रकार का एक फॉर्मूला तैयार करा था। तो भीमसेन सच्चर का जो ये फॉर्मूला था, एक हिंदी क्षेत्र और पूरे पंजाब प्रांत को दो हिस्सों में बांटने का, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र, इस फॉर्मूले का नाम रखा गया था सच्चर फॉर्मूला। और यह सच्चर फार्मूला लागू होता है 1 अक्टूबर 1949 को, यह फॉर्मूला लागू हो जाता है। इस फॉर्मूले के तहत जो सीएम भीमसेन सच्चर, पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर थे, उन्होंने एक हिंदी क्षेत्र बनाए, एक जो पूरी पंजाब था उसको हिंदी क्षेत्र घोषित कर दिया गया जहां पर हिंदी भाषा के बोलने वाले ज्यादा लोग थे, तथा जहां पर पंजाबी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे उस क्षेत्र को पंजाबी क्षेत्र मतलब घोषित कर दिया गया कि ये पंजाबी क्षेत्र होगा और ये हिंदी क्षेत्र होगा। हिंदी क्षेत्र में जो पहली भाषा हिंदी होगी, पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा पंजाबी होगी, चाहे वे स्कूल हो या वे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो वहां पर। तो इसके तहत वे बहुत सारे फिर जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, उस समय की जो तहसीलें हुआ करती थी 1949 में, जो हरियाणा और पंजाब की जो बॉर्डर थी वहां पर जो तहसीलें थी या गांव थे या जिले थे, उन सभी को बांट दिया गया कि ये जिले या ये तहसीलें ये हिंदी क्षेत्र में आएंगी और ये तहसीलें पंजाबी क्षेत्र में, ये जिले पंजाबी क्षेत्र में आएंगी। तो इसी कड़ी के तहत जो हिंदी क्षेत्र में जो हिस्से आए थे, हिंदी क्षेत्र में एक गुड़गांव आता था। जब भीमसेन सच्चर फार्मूला लागू होता है उस समय हिंदी क्षेत्र में गुड़गांव, रोहतक, करनाल, हिसार, जींद, नरवाना, महेंद्रगढ़, कांगड़ा तथा कुछ अंबाला की जो तहसीलें हैं जैसे नारायणगढ़, और उस समय जो जगाधरी थी ये अंबाला की तहसील हुआ करती थी। इन जो ये जिले और ये तहसीलें थी इनको हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया था। जैसे गुड़गांव, रोहतक, करनाल, हिसार, जींद, नरवाना, महेंद्रगढ़, कांगड़ा तथा इसके अलावा कुछ अंबाला की तहसीलें थी जैसे कि नारायणगढ़ और जगाधरी। इन जो हिस्से थे इनको हिंदी क्षेत्र माना गया तथा जो बचा हुआ हिस्सा था उसको पंजाबी क्षेत्र का हिस्सा माना गया था। इसके बाद ये भीमसेन सच्चर का ये था, भीमसेन सच्चर का जो फॉर्मूला था सच्चर फॉर्मूला। अब यहाँ से क्वेश्चन भीमसेन सच्चर के फॉर्मूले से ये जो लागू हुआ था इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सच्चर फॉर्मूला जब लागू हुआ था उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। तो जब सच्चर फॉर्मूला लागू होता है उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर थे। तथा सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ था। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सच्चर फार्मूला के तहत जो पंजाब प्रांत है इसको कितने भागों में बांटा गया था और किस आधार पर बांटा गया था। तो जो इस पंजाब प्रांत को भाषाई आधार पर हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र दो क्षेत्रों में बांटा गया था। हिंदी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जो जिले और तहसीलें आती थी, इसमें जैसे अंबाला की नारायणगढ़ जगाधरी तहसील हो गई, कांगड़ा तहसील, कांगड़ा, महेंद्रगढ़, नरवाना, जींद, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, हिसार, ये सारे जो जिले और तहसीलें थी ये हिंदी क्षेत्र में आते थे और जो बचा हुआ हिस्सा पंजाबी क्षेत्र का था। उसके बाद फिर 1949 में जब फिर भी जो सच्चर फार्मूला लागू हो जाता है इसके बाद फिर समय बदलता है और समय बदलने के बाद 1953 में क्या होता है, एक राज्य सीमा आयोग का एक निर्माण गठन होता है और फजल अली आयोग कहते हैं जिसको, या सीमा आयोग, फजल अली आयोग 1953 में इसका गठन होता है और पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश जो स्टेट था उसका निर्माण होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब के जो लोग थे इनके अंदर भी मतलब एक ऐसी मतलब उत्साह सा उत्पन्न हो जाता है कि क्यों ना हम भी हरियाणा और पंजाब को भी हम भाषाई आधार पर दोनों को अलग अलग राज्य बना दें या बनवा लें। तो इसके लिए ये फिर से संघर्ष शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, अप्रैल 1955 में जब सीमा आयोग बन जाता है, जिसका अध्यक्ष सीमा आयोग के अध्यक्ष इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका अध्यक्ष फजल अली जो जस्टिस फजल अली हुआ करते थे।
तो ये सीमा आयोग क्या करता है, हरियाणा और पंजाब के मसले को हल करने के लिए फिर ये सीमा आयोग यहाँ अपनी टीम को रोहतक भेजता है। और जब ये टीम रोहतक आती है तो कांग्रेस के जो विधायक हुआ करते थे उस समय, ये कांग्रेस के विधायक इस सीमा आयोग की जो टीम थी इससे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद जो सीमा आयोग इस टीम से अपनी डिमांड रखते हैं कि जो हरियाणा है इसको पंजाबी क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। लेकिन जो सीमा आयोग जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1956 में, तो सीमा आयोग इस डिमांड को खारिज कर देता है कि हरियाणा और पंजाब को संस्कृति के आधार पर और भाषाई आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। तो जब ये अलग नहीं करते हैं तो इसके बाद ये क्या करते हैं, एक नया फॉर्मूला लाते हैं। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या थी, इसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं थी। जो सच्चर फॉर्मूला था इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि जो सीमावर्ती जो गांव और जो तहसीलें थी उनको लेकर संघर्ष चल रहा था। हिंदी क्षेत्र वाले उसको मतलब अपना क्षेत्र मानते थे, अपना मतलब हिंदी क्षेत्र का गांव या हिंदी क्षेत्र का जिला मानते थे, और जो पंजाबी क्षेत्र वाले थे वे उसको पंजाबी क्षेत्र का जिला मानते थे। तो ऐसी बहुत सारी और भी समस्याएं थी। तो इस वजह से ये जो संघर्ष रहता है ये फिर भी जारी रहता है। फिर सीमा आयोग जब अप्रैल 1955 में आता है रोहतक में, तो कांग्रेस विधायक अलग राज्य की डिमांड करते हैं। तो कांग्रेस विधायक जब अलग राज्य की डिमांड करते हैं तो जो सीमा आयोग है ये संस्कृति और भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब के विभाजन को ये निरस्त कर देते हैं या इस डिमांड को नहीं मानते हैं। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, सीमा आयोग इस समस्या को हल करने के लिए इस सच्चर फॉर्मूले में कुछ सुधार करते हैं ये। तो इस सुधार के आधार पर एक नया फॉर्मूला फिर से लागू होता है जिसको क्षेत्रीय फॉर्मूला कहा गया था। जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है ये अप्रैल 1955 में लागू हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ बन जाए। एक तो सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। फिर ये सच्चर फॉर्मूला फेल हो जाता है क्योंकि सीमा के जो हिंदी और पंजाबी क्षेत्र के जो सीमावर्ती जिले और गांव थे उनको लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। और जो स्कूलें थी उनमें पंजाबी भाषा को ही प्राथमिक भाषा पहली लैंग्वेज माना, मतलब पहली लैंग्वेज के रूप में उनको ट्रीट किया जा रहा था। इसकी वजह से फिर जब सीमा आयोग आता है 1955 में तो ये एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू करता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि ये बनता है कि क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आता है। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला अप्रैल 1955 में ये आता है। अप्रैल 1955 में क्षेत्रीय फॉर्मूला इसको टेबल पर रखा जाता है और इसको फिर 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है। इस 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको संसद में पारित कर दिया जाता है क्षेत्रीय फॉर्मूला को। और इस क्षेत्रीय फॉर्मूला, ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला जो अप्रैल 1955 में आया था टेबल पर, तथा ये 24 जुलाई 1956 को ये लागू हो जाता है। और जो संसद के 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू कर दिया जाता है। लागू करने के बाद जो हरियाणा और पंजाब था इसको 2 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। लेकिन इसमें क्या होता है इस क्षेत्र फॉर्मूला की, इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं इस क्षेत्र फॉर्मूला की। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रीय फॉर्मूला, ये जो सच्चर फॉर्मूला है उसका ही एक एडवांस रूप है, या उसमें सच्चर फॉर्मूले में जो कमियां थी उनमें सुधार करके क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया था। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला आया कब, अप्रैल 1955 में। क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कब हुआ था, क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था 24 जुलाई 1956 को ये लागू होता है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू होता है, क्षेत्रीय फॉर्मूला 7वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था, फिर क्षेत्रीय फॉर्मूला आया कब था, सीमा आयोग हरियाणा रोहतक में कब आया था, अप्रैल 1955। क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लाया गया, अप्रैल 1955। क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कब हुआ, 24 जुलाई 1956 को। और किस संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था, 7वां संविधान संशोधन के तहत। अब ये जो क्षेत्र फॉर्मूला था ये सच्चर फॉर्मूला में सुधार करके ही इसको बनाया गया था। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं वे क्या हैं, तो क्षेत्र फॉर्मूला की कुछ प्रमुख बातें थी। जो पहली जो इसकी शर्त है वे ये है कि जो हिंदी क्षेत्र और जो पंजाबी क्षेत्र होगा इन दोनों की एक ही विधानसभा होगी तथा एक ही इनका राज्यपाल होगा। तो पहली इसकी क्षेत्र फॉर्मूला की बात क्या थी कि जो हमने हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, पूरे पंजाब प्रांत को हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में डिवाइड किया है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों की जो भाषा होगी वे इन दोनों क्षेत्रों की जो विधानसभा एक होगी तथा इन दोनों का एक ही राज्यपाल होगा। पहली बात इस क्षेत्र फॉर्मूला की ये थी। दूसरी बात ये क्षेत्र फॉर्मूला क्या थी कि जो विवादित गांव थे जिनको लेकर टेंशन हुआ करती थी या लड़ाई झगड़े हुआ करते थे कि ये गांव पंजाबी क्षेत्र में शामिल होगा या हिंदी क्षेत्र में, या जो तहसीलें या जिन जिलों को लेकर झगड़े थे या विवाद था, उन विवाद को सुलझा लिया गया था इस क्षेत्र फॉर्मूला के तहत।
तो ये छोटे छोटे गांव और तहसीलों से संबंधित जो समस्याएं थी या विवाद था उसको भी इस क्षेत्र फॉर्मूला के तहत सुलझा लिया गया। और जो गांव पंजाबी क्षेत्र में, कुछ गांव को पंजाबी क्षेत्र में मिला दिया गया, कुछ को हिंदी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। तीसरी बात जो क्षेत्रीय फॉर्मूला की वह यह थी कि जो पंजाब प्रांत होगा ये एक द्विभाषी राज्य होगा। इसमें पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा ये दोनों भाषाएं सरकारी भाषाएं होंगी, और सरकारी स्कूल और जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है उनके अंदर हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा या सुना जाएगा। तीसरी बात इसकी यह थी कि पंजाब एक द्विभाषी राज्य होगा। चौथी बात इस क्षेत्र फॉर्मूला क्या थी कि जो भारतीय सरकार होगी, भारत सरकार पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं को बराबर तरीके से इनको बढ़ावा देगी, दोनों भाषाओं को विकास में बराबर का योगदान निभाएगी। तो ये क्षेत्र फॉर्मूला की 4 प्रमुख बातें थी। पहली बात, दोनों की एक विधानसभा एक राज्यपाल होगा। दूसरी बात, जो विवादित क्षेत्र थे, जो विवादित गांव, विवादित तहसीलें थी, उनको विवाद को सुलझा लिया गया। तीसरी बात क्या थी कि पंजाब द्विभाषी राज्य होगा और हिंदी और पंजाबी दोनों सरकारी भाषाएं होंगी। चौथी बात क्षेत्र फॉर्मूला क्या थी कि केंद्र सरकार दोनों भाषाओं का विकास करेगी। ये क्षेत्र फॉर्मूला की बातें थी। अब इस क्षेत्र फॉर्मूला के अंदर हिंदी जो क्षेत्र था उसके अंदर कौन कौन से जिले आते थे, कौन कौन सी तहसीलें, कौन कौन से गांव आते थे, तथा जो पंजाबी क्षेत्र था उसके अंदर कौन कौन सी तहसील, कौन कौन से जिले उसके अंदर आते थे। तो हिंदी क्षेत्र था, इसमें वही जो सच्चर फार्मूला उसके उस वाले जो जिले थे वही इसके अंदर आते थे, लेकिन इसमें कुछ नए जिलों को शामिल किया गया था। इसके अंदर आते थे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, हिसार, जींद, नरवाना, जगाधरी, अंबाला, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़ और एक नया जिला था शिमला और एक कांगड़ा। तो ये जो जिले थे ये हिंदी क्षेत्र में आते थे। क्षेत्र फॉर्मूला के तहत इन जिलों को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो यहां से हमें जो क्वेश्चन याद रखना है वो याद रखना है शिमला का। शिमला जो है अब 1956 में ये हिंदी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। मैं कहने का मतलब ये हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था शिमला, हिमाचल प्रदेश के बनने से पहले। तथा जो पंजाबी क्षेत्र के अंदर जो तहसील और गांव आते थे इसमें सबसे पहले अंबाला की, रोपड़ और खरड़ तहसीलें आती थी। अंबाला की, रोपड़ और जो खरड़ तहसीलें थी वे इसके अंदर पंजाबी क्षेत्र में आती थी। तथा ये फतेहाबाद साहिब, जो फतेहाबाद साहिब जिला था ये भी पंजाब में, अब फिलहाल के टाइम में जो फतेहाबाद है हरियाणा के अंदर आता है, लेकिन जब ये क्षेत्र फॉर्मूला लागू हुआ था उस समय ये जो फतेहाबाद साहिब था ये पंजाब क्षेत्र के अंदर आता था, फतेहाबाद साहिब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोपड़, खरड़ ये पंजाबी क्षेत्र में आती थी ये तहसील है, फतेहाबाद साहिब ये जिला पंजाबी क्षेत्र में आता था। इसके अलावा लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर ये सारे जिले पंजाबी क्षेत्र के अंदर आते थे। तथा यहाँ से आगे हम देखेंगे कि जो पंजाब प्रांत की जो सरकार थी या भारतीय सरकार थी उसने सच्चर फार्मूला दिया तथा क्षेत्रीय फार्मूला दिया, लेकिन फिर भी जो हरियाणा और पंजाब को अलग करने के जो आंदोलन थे वे समाप्त नहीं हुए, जो समस्याएं थी वे खत्म नहीं हुई थी। और लास्ट में क्या होता है कि जो क्षेत्र फॉर्मूला होता है ये असफल हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्षेत्र फॉर्मूला अलग क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा का जब क्षेत्र फार्मूला लागू हो जाता है तो उसके क्षेत्र फार्मूला के फेल होने के क्या कारण थे और वह फेल क्यों हो जाता है। तथा एक हमने नोट करके लिखा है कि 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था, जो कि जब देश के अंदर बहुत सारे जो राज्य थे वे अपनी भाषा को लेकर अलग होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इसको लेकर अब 29 सितंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वे जस्टिस फजल अली हुआ करते थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जानता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फजल अली आयोग है यह राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका जो गठन हुआ था 29 सितंबर 1953 को गठन हुआ था। तो अब हम चलते हैं कि हरियाणा के जो क्षेत्र फॉर्मूला फेल होने के क्या कारण थे। तो क्या होता है कि 1957 में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह केरो, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रताप सिंह केरो क्या करते हैं कि जो हिंदी क्षेत्र था तथा जो पंजाबी क्षेत्र था इन दोनों क्षेत्रों में जो पंजाबी स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं।
तो इसको लेकर क्या है, फिर आंदोलन शुरू हो जाते हैं और इसका विरोध जो हिंदी क्षेत्र था वहां पर इसका तगड़ा विरोध होता है इसको लेकर। और जो यहाँ की जो कुछ पार्टियां थी जैसे जनसंघ पार्टी और यहाँ का जो आर्य समाज था हरियाणा का, ये इसका विरोध करते हैं और यह सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आंदोलन चले थे कि हिंदी क्षेत्रों के अंदर पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देना, इसको लेकर जो आंदोलन हुआ था, ये सबसे ज्यादा जो ये प्रभावशाली रहा था, ये आंदोलन रोहतक और हिसार के अंदर सबसे अधिक प्रभावशाली रहा था। इसके बाद क्या होता है, फिर इस समस्या को हल करने के लिए जो पंजाब के सीएम थे, ये कुछ कमेटियों का, क्षेत्रीय कमेटियों का गठन करते हैं, क्षेत्रीय समितियों का गठन करते हैं। एक थी हिंदी क्षेत्रीय समिति और एक थी पंजाबी क्षेत्रीय समिति। इन क्षेत्रीय समितियों का कार्य क्या था कि जो हिंदी क्षेत्र को भाषा को लेकर जो इन लोगों के बीच में जो विवाद है या विवाद हो रहा है, इस समस्या को किस प्रकार से इस समस्या को हल किया जाए। और गवर्नमेंट के लिए इन समितियों को काम था कि गवर्नमेंट के लिए ये समितियां फीडबैक दें कि इन समस्याओं से किस प्रकार से सुलझा जाए। तो जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत तायल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद समय 1960 के टाइम आता है। 1960 में यहाँ मास्टर तारा सिंह जो पंजाब के एक बड़े सिखों के एक बड़े नेता थे, मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं, ये अलग पंजाबी सूबे की डिमांड कर देते हैं और इसके लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं कि हमें अलग पंजाबी सूबा चाहिए। इसको लेकर जो मास्टर तारा सिंह थे ये 1960 में आंदोलन शुरू कर देते हैं और मास्टर तारा सिंह को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब पंजाब में भी अलग राज्य को लेकर बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए थे। तो इसी आंदोलन इन्हीं आंदोलनों में जो फतेह सिंह नाम का एक व्यक्ति था, ये फतेह सिंह क्या करते हैं 1965 में आमरण अनशन शुरू कर देता है कि तब तक अनशन करते रहेंगे जब तक पंजाब अलग राज्य के रूप में ना बन जाए। तो ये 1965 में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध होने की वजह से ये अपने अनशन को समाप्त कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, फिर उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार हुकम सिंह सिफारिश करते हैं, भारतीय सरकार से सिफारिश करते हैं और उनकी सिफारिश को फिर मान लिया जाता है। सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर संसदीय समिति का गठन होता है। ये संसदीय समिति और इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार हुकम सिंह। इसके बाद हरियाणा के निर्माण के लिए ये एक सीमा आयोग को फिर हरियाणा में भेजते हैं। उसके बाद हरियाणा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद जो हरियाणा के जो गठन को लेकर जो जितने भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो पारित किया गया था, बिल लाया गया, पंजाब पुनर्गठन एक्ट को पारित किया गया था, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हरियाणा जीके की क्लास सभी के जो क्लासेस हैं उनको देने के लिए हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।